नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंट कंपनी के अपडेट्स शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में डिस्कशन करूँ, उसका नाम है मारुति सुजुकी। देखिए मारुति सुजुकी के ऊपर बहुत सारे दोस्तों ने मुझे कमेंट्स किया, सर आपने जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न बताया, उसके बाद देखिए करेक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए मैं टेक्निकल चार्ट पैटर्न के ऊपर डायरेक्टली आ चुका हूँ। देखिए टेक्निकल चार्ट पैटर्न जो बना था, यहाँ पे क्या बना? कफ विद हैंडल पैटर्न बना। तो फाइनली देखिए ब्रेकआउट भी हुआ और ब्रेकआउट कन्फर्मेशन भी यहाँ पे हो गया और उसके बाद आप देखिए थोड़ा-सा रिट्रेसमेंट किया था, उसके बाद धीरे-धीरे ऊपर गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे ये आते हैं कि जब भी कोई स्टॉक ब्रेकआउट होता है, वहाँ से डायरेक्टली टारगेट क्यों नहीं होता? देखिए, कभी-कभी होता क्या है, अगर इस ब्रेकआउट लेवल में आप देखेंगे तो यहाँ पे हाई वॉल्यूम था। तो हाई वॉल्यूम का मतलब क्या है? यहाँ पे बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशन बाय कर रहे थे। बड़े-बड़े जब इंस्टीट्यूशन बाय कर रहे हैं तो उसको सारे के सारे माल तो यहाँ पे नहीं मिला क्योंकि वो पहले ही बाय करते गए और शेयर ऊपर चला गया। तो वो हाई लेवल में कभी भी बाय नहीं करेंगे, उसको नीचे लेके आएँगे, उसके बाद बाय करेंगे। देखिए फिर से यहाँ पे नीचे लेके आया और फिर से यहाँ पे वॉल्यूम हुआ। तो आपको लगा है कि यहाँ पे जो रेड कैंडल बना, यहाँ पे नेगेटिव वॉल्यूम है, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे नेगेटिव वॉल्यूम नहीं है, यहाँ पे पॉजिटिव वॉल्यूम है क्योंकि यहाँ पे जो पैटर्न बना, वो कुछ इस तरीके से एक हैमर जैसे कैंडल बना। तो हैमर जैसे कैंडल बना सॉरी हाँ, हैमर जैसे कैंडल बना। जब भी कुछ सपोर्ट के आसपास हैमर जैसे कैंडल क्रिएट होता है, तो उसका मतलब है कंपनी अप ट्रेंड में है। कंपनी अप ट्रेंड में जाकर टारगेट अचीव कर सकते हैं। इसीलिए जो टारगेट बना है, इसके लिए मैं बुलिश हूँ क्योंकि कंपनी के ऊपर एक ट्रेंड शानदार तरीके से देखने को मिला और उस लेवल्स में वो टारगेट को अचीव कर सकता है। अगर एंट्री लेवल से टारगेट तक देखूँ तो 17% के आसपास टारगेट मिलने का चांसेस है। यहाँ पे क्वेश्चन ये आते हैं कि टारगेट तो मिलेगा, मगर टारगेट यहाँ पे क्यों लिया मैंने? क्यों मैंने एंट्री लिया? उसके पीछे रीज़न यही है कि कंपनी का परफॉर्मेंस। कंपनी का परफॉर्मेंस आपको क्वार्टरली रिजल्ट में दिखेगा। सेल्स में कोई भी कमियाँ नहीं है, कंटीन्यूअसली सेल्स बढ़ता हुआ देखने को मिले। उसी तरीके से एक्सपेंस को भी कंपनी कंट्रोल में रखे और उसी बेसिस में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखिए। आज तक की इतना ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा देखने को नहीं मिला। फर्स्ट टाइम 13% के आसपास ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखने को मिले। इसका मतलब हाई बेस्ट लेवल का एक ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखने को मिले और इसी तरीके से नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूँ तो आप देखेंगे तो अच्छा खासा नेट प्रॉफिट भी यहाँ पे देखने को मिला है। तो इसी कारण के वजह से मैंने टेल लिया। उसके साथ-साथ एज़ ए इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर खुद का होल्डिंग्स को कंटिन्यू कर रहा है क्योंकि एफएसडीएस पब्लिक ने किसी ने नहीं माल नहीं बेचा। क्यों बेचेंगे? जो कंपनी इतना शानदार रिटर्न देने के साथ-साथ अच्छा खासा आपको धमाका परफॉर्मेंस भी दे रहा है। जैसे 3 साल में 11%, 1 साल में 20% और 10 साल में 20% के आसपास रिटर्न दिया। तो उस कंपनी के ऊपर कुछ ना कुछ तो बड़ा होगा। और कंपनी ये भी बता रहा है कि 2025 से पहले ही वो ईवीज़ गाड़ियाँ, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, वो गाड़ियाँ मार्केट में लॉन्च करेंगे। तो एक हायर पॉसिबिलिटी है और भी ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ होने का, क्योंकि गवर्नमेंट टारगेट रखे हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स 2030 तक बहुत परसेंटेज ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मार्केट में लॉन्च करेंगे। क्योंकि चाइना 33% से भी ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट में इलेक्ट्रिक व्हीकल चल रहा है। तो उस जगह पे इंडिया में सिर्फ 3.5% के आसपास। तो कितना बड़ा गैप है आप देख सकते हैं। इस गैप को फिल अप करने के लिए ईवीज़ मार्केट कितना बड़ा हो सकते हैं, आप एक बार सोचिएगा ज़रूर। तो उस बेसिस में कंपनी का ग्रोथ होने का चांसेस है और उसीलिए मैंने यहाँ पे टेल लिया। साथ ही साथ आप देखेंगे तो लास्ट कुछ फ्यू डेज़ का डिलीवरी का परसेंटेज भी देखिए हाई लेवल में देखने को मिला है। तो जब डिलीवरी का परसेंटेज इतना हाई हो रहा है, इसका मतलब शेयर में एक मैसिव जंप होने का चांसेस है। तो आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर ज़रूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है सीडीएसएल। देखिए सीडीएसएल की जो चार्ट पैटर्न्स है उसके ऊपर फाइनली वो टारगेट अचीव हो चुके हैं और मैंने आपको टेलीग्राम में मेंशन भी किया कि जब भी इस तरीके से कोई पैटर्न्स बनेगा तो पैटर्न्स को देखना क्या बना शोल्डर कम बिग हेड उसके बाद शोल्डर। तो जब भी शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बने तो इसको कहा जाता है रिवर्सल हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो रिवर्सल हेड एंड शोल्डर पैटर्न जब भी बने तो आपको करना क्या है, आपको इंतजार करना है ब्रेकआउट का। तो ये ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन यहाँ पे हुआ और आपको करना क्या है मार्किंग इस लेवल का जो हेड है, इस हेड को मार्किंग करना। उसी मार्किंग के बेसिस में आपको टारगेट ऊपर बिठा देना है। तो फाइनली यहाँ पे एंट्री लेवल से टारगेट अचीव हुआ और टारगेट कितने दिन में हुआ? सिर्फ 43 डेज़ में, मतलब 2 मंथ भी नहीं हुआ। उसके अंदर-अंदर 37% के आसपास टारगेट मिला। तो एक अलग लेवल का टारगेट कंपनी दिया। अब इतना जल्द से जल्द टारगेट इतना स्पीड में टारगेट क्यों दिया? उसके पीछे रीज़न भी है और मैंने क्यों टेल लिया, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए मेरे टेल लेने का जो मेन मकसद था, आप देखेंगे कंपनीज़ के ऊपर
जो जो मतलब सिचुएशन है जो सिचुएशन है, उस सिचुएशन के देखूँ तो कंपनीज़ के जो परफॉर्मेंस है, वो आज पी रेशियो हाई हुआ है क्योंकि आज कंपनी टॉप लेवल में है। पहले पी रेशियो इतना हाई नहीं था। मैं फिर से एक बार आपको पी रेशियो दिखा भी देता हूँ। अगर देखेंगे तो कंपनी का पी रेशियो देखिए, एक टाइम कितना था? एक टाइम था 70 के आसपास, सॉरी 75 के आसपास, और आज कितना है? 60 के आसपास। और इसका लोअर साइड में कितना था? करीबन-करीबन 30 के आसपास। तो यहाँ से करेक्शन तब हुआ, यहाँ से तेज़ी तब देखने को मिला जब मतलब शेयर में भी तेज़ी देखने को मिला। और अभी देखिए इसी लेवल, यही जो रेंज है, इसी रेंज इसका सपोर्ट बना। मतलब पी रेशियो का यही लेवल इसका सपोर्ट बना, उसके बाद फिर से करेक्शन हुआ क्योंकि तेज़ी दिखाया, क्योंकि यहाँ से ही रिटेस्ट करके एक जर्नी दिखाया था। तो इसका मतलब यहाँ से रिटेस्ट करके वो जर्नी दिखाएगा। देखिए हमेशा चार्ट पैटर्न में आपको इस तरीके से डेटा नहीं दिखेगा, पी रेशियो में भी आपको इस तरीके से डेटा दिखेगा। और यही कारण की वजह से मैंने इस कंपनी के ऊपर ट्रेड लिया। उसके साथ-साथ कंपनी का रिज़ल्ट भी अच्छा दिखा। जैसे कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे, तो जो 55% हो गया था, सॉरी 53% हो गया था, वो फिर से बढ़ के हो चुके थे 62%। इसका मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ा, सब कुछ अच्छा दिखा, जिसके चलते मैंने क्या किया, इस कंपनी के ऊपर ट्रेड लिया। और ट्रेड लेने के पीछे और एक बड़ा रीज़न था, वो है इन्वेस्टर। तो इन्वेस्टर के बारे में चर्चा करूँ तो आप देखेंगे तो एज़ ए इन्वेस्टर, जैसे म्यूचुअल फंड ने क्या किया, लास्ट जून मंथ, जुलाई मंथ में अच्छा खासा बाइंग किए, और अगस्त मंथ में इसके ऊपर सेल ऑफ किया, और सितंबर में इसके ऊपर बाय हुआ, और अक्टूबर में इसके ऊपर सेल ऑफ हुआ, और नवंबर मंथ में फिर से इसके ऊपर बाइंग देखने को मिला। इसका मतलब हर दिशा में कंपनी के ऊपर पॉजिटिवली मोमेंटम देखने को मिला है। फिर से कंटिन्यूअसली बाइंग हो रहा है, तो इसका मतलब फिर से और भी एक जर्नी होने का चांसेस है, क्योंकि नवंबर मंथ का जो डेटा है, वो सेल ऑफ परसेंटेज 7 और 33% के आसपास बाइंग परसेंटेज देखने को मिला। तो एक हाई ग्रोथेबल होने का चांसेस ज़रूर आपको अपकमिंग टाइम्स में दिखेगा। तो इसका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स है, अगर वो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को दिखा दूँ तो प्रोमोटर के पास होल्डिंग जो है, वो अभी करंट होल्डिंग जो है 15%, पहले 20% के आसपास हुआ करता था। उसका फ़ायदा किसने उठाया? मी मतलब म्यूचुअल फंड ने उठाया, डीएस ने उठाया, और एफएस ने उठाया। एफएस और टीएस ने दोनों ने ही अच्छा खासा होल्डिंग्स को इंक्रीज़ किया, और सबसे ज़्यादा होल्डिंग किसके पास है? पब्लिक के पास, अराउंड 48% के आसपास। तो इस बात को आपको याद रखना है, और इस कंपनी के ऊपर आपका क्या डिसीज़न है, ज़रूर कमेंट्स करके बताना। फिलहाल के लिए मैं कोई भी ट्रेड नहीं लूँगा, क्योंकि कोई भी मुझे पैटर्न्स चाहिए, कोई भी मुझे टेक्निकली चार्ट पैटर्न, फाइनली मुझे कोई पैटर्न्स दिखे तभी मैं कुछ डिसीज़न लूँगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है बीएससी लिमिटेड। देखिए बीएससी लिमिटेड आप सभी जानते हैं, इंडिया की एक ऐसी कंपनी है जो सबसे पुराना एक्सचेंज भी है, और सबसे पुराना एक्सचेंज होने के कारण इस कंपनी के ऊपर ग्रोथ होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हर टाइम सुनने को मिलता है कि 5000 से भी ज़्यादा कंपनीज़ बीएससी के ऊपर लिस्टिंग है। देखिए ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज़ बीएससी में लिस्टिंग हो जाता है, वो कितना भी छोटा कंपनी हो, वो बीएससी में आपको दिख जाएगा, जो एनएससी में आपको नहीं दिखेगा। तो उसी का फ़ायदा डायरेक्टली आपको बीएससी में मिलता देखने को मिलता है। अभी क्वेश्चन यहाँ पे ये आएगा कि सर बीएससी आज लिस्टिंग, मतलब मार्केट में लिस्टिंग है, अगर एनएससी लिस्टिंग हो जाए तो क्या बीएससी का हालत खराब हो सकता है? ऐसे बिल्कुल नहीं, क्योंकि एनएससी में उतना ज़्यादा कंपनीज़ नहीं है, बीएससी में 5000 से भी ज़्यादा कंपनीज़ है, और जितने कंपनी होगा, वो सारे कंपनीज़ के ऊपर ट्रेड होंगे, तो जितना ट्रेड होगा, उतना एक डायरेक्टली कमीशन आपको एक्सचेंज को देना पड़ता है। तो इसी कारण के वजह से बीएससी में एक हाई ग्रोथ देखने को मिला, क्योंकि कोविड के बाद लगातार-लगातार इंडियन मार्केट ग्रोथ होता देखने को मिले, और आज पीक लेवल में है, एकदम टॉप लेवल में है इंडियन मार्केट, और कहा जा रहा है कि इसका लेवल और भी हाई होने का चांसेस है। तो उसी बेसिस में देखा है तो इंडियन मार्केट ग्रोथ होगा, और उसी बेसिस में एक्सचेंज का भी ग्रोथ होगा। तो इसीलिए कंपनी के जो सिचुएशन है, अभी देखिए थोड़ा-सा मुझे हाई वैल्यूएशन देखने को मिला, क्योंकि कंपनी का पी रेशियो 93 तक चला गया। क्यों ना जाए कि कंपनी देखिए कहाँ से कहाँ तक जर्नी दिखाया। सिर्फ 450 के आसपास था, तो मतलब अप्रैल मंथ में 2023 में, और आज कहाँ पे है? 2500 के आसपास। तो ये जो जर्नी हुआ, ये जर्नी कोई कम जर्नी है क्या? बिल्कुल नहीं। अभी इस कंपनीज़ के ऊपर मैंने एक ट्रेड लिया था, वो ट्रेड मैंने आपके साथ मेंशन भी किया, और मुझे कुछ दोस्तों ने ये भी कहा कि सर आपने जो ट्रेड दिया था बहुत शानदार था, मगर और भी ज़्यादा टारगेट होना चाहिए था। देखिए मैं आपको हमेशा बोलता रहता हूँ कि जब भी मैं कोई ट्रेड लेता हूँ, जैसे मेरा यहाँ पे क्या ट्रेड था, कप विद 100 पैटर्न्स का, और यहाँ पे मेरा टारगेट था, और यहाँ पे कोई छोटा-मोटा टारगेट नहीं था, 48% का टारगेट था। तो 48% का टारगेट मिला, उसके बाद मैं प्रॉफिट बुकिंग किया, और जो लोग सोच रहे हैं कि और भी अगर इस लाइफ मतलब एंट्री लेवल से, इस एंट्री लेवल से अगर टॉप लेवल तक रख देता,
तो 200% के आसपास रिटर्न मिल जाता। देखिए, कितना रिटर्न मिलता, वो तो होने के बाद ही पता चला। अगर होने से पहले आपको पता था, तो आप क्यों नहीं रखे? तो कहने का मतलब है कि हर चीज़ हम लोग को होने के बाद ही पता चलता है कि हाँ, इतना रखता तो इतना होता। मान के चलिए यहाँ पे इतना नहीं जाकर फिर से बिग करेक्शन होता तो, तब सोचते कि अच्छा होता कि यहाँ पे मैं प्रॉफिट बुकिंग कर लेता। तो इसीलिए रूल्स को फॉलो करके चलिए। रूल्स यही था कि जब भी यहाँ पे कप विथ 100 पैटर्न्स कंप्लीट होकर होने के बाद ब्रेकआउट होगा, तो टारगेट यहाँ तक होगा। तो फाइनली टारगेट हो गया, मैंने टारगेट बुक कर लिया और नेक्स्ट मैंने एंट्री नहीं लिया क्योंकि एंट्री लेना चाहिए था, फिर भी मैंने एंट्री इसीलिए नहीं लिया क्योंकि कंपनी एक फोमो बाइंग हो रहा था। कंटिन्यूअसली अप जर्नी हो रहा था, तो इस जर्नी में कहाँ से रिवर्सल होगा, कहाँ पे क्या होगा, कोई भी पता नहीं था, इसलिए मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया। तो आपके साथ भी मैंने इसीलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि कंपनी के ऊपर जानकारी आपको लेना चाहिए। कंपनी के ऊपर परफॉर्मेंस तो अच्छा दिखा और इसी परफॉर्मेंस के कारण शेयर में एक टेक्निकली ग्रोथ देखने देखने को मिला। तो क्योंकि कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, जो 25% के आसपास था, वो बढ़ के हो चुके हैं 50% के आसपास। तो डबल के आसपास कंपनी का ग्रोथ देखने को मिले और नेट प्रॉफिट भी अलग लेवल का ग्रोथ देखने को मिले। तो सब कुछ यहाँ पे बेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखने को मिले और इसी के कारण शेयर में एक मैसिव जर्नी देखने को मिले हैं। तो आपको मैं ज़रूर कहूँगा इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए, इस कंपनी के ऊपर स्टडी करिए, उसके बाद कुछ डिसीज़न लीजिएगा। तो ये था बीएससी का डेटा। अभी लास्ट जो कंपनी है उसका नाम है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। देखिए कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के बारे में बात करूँ तो कंपनी का वैल्यूएशन अभी थोड़ा-सा हाइक है, उतना ज़्यादा हाइक नहीं है और कंपनी का पी रेशियो ठीक है, कंपनी का कर्ज़ा ना के बराबर है, इनकम भी अच्छा है, प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स भी अच्छा है। तो ये सारे कारण की वजह से कंपनी क्वार्टरली रिज़ल्ट भी धमाका जैसा किया। अच्छा खासा रिज़ल्ट भी यहाँ पे जनरेट किया और इसी बेसिस में कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट भी हो गया। कंपनी 1 के बदले 2 शेयर आपको देने वाला है क्योंकि कंपनी का जो फेस वैल्यू ₹10 था, वो अभी ₹5 होने वाला है। तो 1 के बदले आपको 2 शेयर मिलेगा और इसी कारण की वजह से शेयर में एक मैसिव मोमेंटम जर्नी देखने को मिलेगा। तो मैं ज़रूर कहूँगा इस कंपनी के ऊपर एक बार ज़रूर स्टडी करिए, रिसर्च करिए, उसके बाद कुछ काम करिए। तो ये था वीडियो जिस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत सारी जानकारी मिला है। अगर जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ भी शेयर करना और हाँ, ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था। मेरे तरफ से कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको काम करना है, तो आपके रिसर्च के हिसाब से करिए और मार्केट अपडेट पाना है तो टेलीग्राम को जॉइन करिए, नीचे लिंक दिया गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। धन्यवाद।